रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागी शोशी से वन महल कबरो चदेली जोलान के अंची शुमार सजना वशत करा उम्मीद करना कि शमे सोविंदात चा वशियंची भी तो दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा शमे सोविंदात चा वशियंची का बोली चारू का वैसे हम बेचारी मर्ची बांधा एक दौर यद का कि मारा गेशंची गेश अड़ो जंजाला नी मामाच बैगी ना कि फिजिकली ना कि जिस्मानी रदा भले जहनी रदा भी बल्कि जहरी रदा ज़्यादा इंसान टॉर्चर बैगी अगर टॉर्चर अंचू के आहा मौती मोबाइल है बिल्कुल साइलेंट कनक बोल लेता सॉरी अंचू के माँ बेचारी मराया रवि माँ ट्रैफिकर रवि या पाकिस्तान तो का ख़ास कर पाकिस्तान तो का चारों तरफ से जो टेंशन जो अड़ो जंजाली और ख़ास कर अंची अंची बीमारियाँ जो मैं जिस्मानी ने अबले जहनी बीमारी अलमाया ऐसा नहीं इलाज करने के वास्ते वैसे तो नॉर्मली इंसान रो साइकाइट्रिस्ट कर मर्ची बांधा ना बल्कि एक ज़मानगंज साइकाइट्रिस्ट का रोग जो सी एक बाज भले बदनामी समझ भी के मर्दम सरपत भी के दूमी मर्दम सरपत बा के मैं घरों की मर्ची बारे अभी कब करनी कि मारा चून रोग लूटी और कई कर रोग लूटी लेकिन मर्ची माँ ए प्रोग्राम में रहता या कवरी गोशा कि हमेशा मना नोकी नोकीन सरपदी अल्लामा मिली इंफॉर्मेशन मिली और मनंची अलावा शुमारा भी ज़ाहिर भी मदेगे वास्ते तनिश्ते की और मैं कोशिश समझी कि मनोकी नोकी सरपदी भी दे शुमारे राय पेश बेदारी की आखिरकार शुमारा अगर बीमारी आमा ची शुमारा को जा रोग लूटी तो मर्ची मैं करा वाजा मौजूद ही अलग फील्ड मन ई फील्ड बारे पेड़े बारे अवली रंदाइश को था और मन बाज दिलान चीज जानक लूटा कि आखिरकार ये पिड़ चाहिए और इशिए ज़्यादा जोस्ती ची पैम माशियरा इशी तुका अप्लाई ची कुछ करें माशी इशी रदन जो तेलाजा कुछ करें खैर पेड़ा लगी तो मनी माबर भी रहेगी तो मैगमा हमरादार ये हसन अली हसनिया अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा वाजा जो अस्ती साइंस माइंड प्रैक्टिशनर ही यानी साइंस माइंड प्रैक्टिशनर में वत फर्स्ट टाइम इसको था आई नीची वाजा हमारा वत गुशी। अच्छा सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत नई चीज़ है, मेरे लिए एक नया शोबा है क्योंकि मैं इस बारे में कभी हमने साइकाइट्रिस्ट के बारे में सुना था और अक्सर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की चीज़ों की, तो इस फील्ड के बारे में मुझे पहले तो इस फील्ड के बारे में हमें वजाहत करके हमें पता तो चले कि आखिरकार हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। माइंड साइंस एक्चुअली साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। माइंड जो हमारी दिमाग के जो भी होते हैं, क्योंकि हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं वो ब्रेन केमिकल्स के ऊपर, वो एक फ़िज़िकल चीज़ है जिसके ऊपर काम करते हैं। अब साइकोलॉजी हो गई, हिप्नोथेरेपी हो गई या NLP आजकल लेटेस्ट एक टेक्निक आई हुई है, एक स्टडी आई हुई है जिन्होंने वो सारे साइकोलॉजिस्ट को मिलाकर उनसे स्टडी बेस उनकी रिसर्च करके उनके बाद क्या नाम है इस थेरेपी का? NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अच्छा ये है क्या? ये बेसिकली साइकोथेरेपी जो है उन सारे साइकोथेरेपिस्ट को मिला के उन्होंने 20 साल तक इसकी रिसर्च की। रिचर्ड बैंडलर नाम है जो USA के होते हैं। उन्होंने इनकी रिसर्च की तो वहाँ से इनको पता चला कि इन्होंने ब्रेन की लैंग्वेज के वो किस तरह परसीव करते हैं हमारे आउटर फॉर्म के मैसेजेस, इंटरनल डायलॉग के, जो हम लोग सारी बाहर से चीज़ें जो हमारी आ रही होती हैं उनको हम लोग कैसे रिसीव करते हैं। तो इनके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने बताया कि ये इंस्टेंट अगर इनकी माइंड की पिक्चर चेंज कर दी जाए, जो इवेंट्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पिक्टोरियल माइंड में सोचता है। हम कभी भी सोचते हैं तो हमें तस्वीरें नज़र आ रही होती हैं। मैं तो बहुत गहरी तस्वीर वाली हूँ। तो वो जो तस्वीरें हमारे पास आती हैं तो उनकी एक इंटेंसिटी होती है, उनकी वॉइसेस होती हैं और इनके सराउंडेड हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं वहाँ पे। अब हो सकता है कि हम लोग, क्योंकि ये सेंसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सूंघने की, बात करने की, चखने की, छूने की, सुनने की, देखने की, तो इन सेंसेस से हम लोग एक मैप अखज़ करते हैं हमारे दिमाग में और फिर वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। अगर वो बुरा इवेंट होता है तो बुरा बनता है, अच्छा इवेंट होता है तो अच्छा इवेंट बनता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव के ऊपर ही काम हुआ जा रहा है। एवरीबॉडी वांट्स कि अच्छा मतलब उनको फील किया जाए, अच्छी उनके साथ खुशियाँ, तो वो तो मैटर नहीं करती हमारे पास। तो नेगेटिव जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं और इसी वजह से हम लोग सोच के नेगेटिव गैदरिंग, नेगेटिव बातें। हाँ, तो अब बेसिकली होता क्या है, जब ये रिसर्च हुई ना तो उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत इंस्टेंट जा रही है। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनके भी सेशंस चल रहे होते हैं, वो भी CBT के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक एंड थेरेपीज़ हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग होता जा रहा होता है।
हालांकि वो बेस्ट हैं सारी चीज़ें वहाँ पे। इवन दो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी आजकल वो माइंड साइंस की ये वाली टेक्निक सीख रहे हैं, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, ये सारे एज अ पार्ट ऑफ अ थेरेपीज जो वहाँ पे वो सीख रहे हैं। अब ब्रेन में ऐसा होता है कि आपको डेफिनेटली वो जो है एक फिजिकल ऑर्गन है हमारा जो जिसे हम छू सकते हैं, रखते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ वर्क, सीपीयू की तरह काम करता है हमारा। और माइंड जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके, वो वहाँ पे, क्योंकि अब जैसे अगर अच्छे प्रोग्राम किए गए हैं तो अच्छे इनके नताइज मिले जब जाएंगे। छोटे होते तब वो कहते थे कि हमारे दिमाग में बॉक्सेस होते हैं। हाँ, बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस में जो है ना हर चीज़ हम एक फिक्स हो रही होती है, और ये हम जब तक जिंदा हैं और जब तक मर भी जाते हैं ये बॉक्सेस वैसे ही रहते हैं जिसमें हमारी यादें होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही। अब कुछ यादें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कुछ बुरी होती हैं। अब मसला तब होता है जब बुरी यादें अच्छी यादों के ऊपर कब्जा कर लें। तकरीबन ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो अच्छी यादें, अब हमारे जो टेक्निक्स होती हैं, जो एनएलपी में हम लोग टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें ऐसा होता है कि आपकी एक जो नेगेटिव थॉट होती है उनके अंदर पॉजिटिव जो थॉट आपकी कोई, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिसमें आप कभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती होंगी, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती होंगी, व्हेन यू फील दैट यू आर द कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन अर्थ। तो वो उस पिक्चर को इस वाली नेगेटिव पिक्चर के साथ हम इमर्ज करते हैं। तो अब वो इवेंट तो वहीं पे रहता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है जो आपको इरिटेट नहीं करती इन चीज़ों में। तो माइंड साइंस बेसिकली वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिस पे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। मतलब उसके लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं, लॉन्ग प्रोसीजर्स इनके नहीं है। इनके मैक्सिमम अगर आप लेके जाए ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा, अगर कोई सीवियर अगर कोई होते हैं तो नॉर्मली ये इतने ज़्यादा, मतलब 10 से 12 सेशंस में, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, वरना तो 3-4 सेशन में कम हो जाता है। साइकाइट्रिस्ट बनते हैं, आपने माइंड साइंस ही क्यों चूज़ किया? मतलब आपको बहुत ज़्यादा, मुझे बेसिकली साइकोलॉजी का बहुत शौक था पहले, एक ज़माना था। हाँ, मैं पढ़ने में थोड़ी सी तेज़ होती, मैं ज़रूर लेती, लेकिन मुझे आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को फील कर सकती हूँ, मैं लोगों को फील कर सकती हूँ, या मैं किसी को रिलैक्स कर सकती हूँ। शायद मेरी फील्ड ऐसी है। लेकिन आपको कैसे लगा कि आपको यही फील्ड ही चाहिए, मतलब साइकोलॉजी छोड़ के माइंड साइंस? ये साइकोलॉजी की ही मतलब एक है, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल माइंड है साइकोलॉजी। तो माइंड साइंस मुझे इसलिए भी अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीमारियों के बारे में बात नहीं होती थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग होती है उनकी। अब मुझे माइंड साइंस इस वजह से अट्रैक्ट करा था, मैं 2008 से इसके पीछे पड़ा हुआ था। इवन दो कि मैं देख रहा था, आई ऑलवेज फैसिनेटेड विद द ह्यूमन ब्रेन, कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी हुई है, तो वो किस तरह वो एम्पावर्ड होते हैं, किस तरह यहाँ पे। अब फॉर्चुनेटली जब कहते हैं ना, व्हेन यू सीकिंग समथिंग इज बीइंग अट्रैक्टेड टू यू, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि मैं एक यूट्यूब पे एक शो देख रहा था डैरेन ब्राउन के नाम से। तो डैरेन ब्राउन वो एक ऐसे आर्टिस्ट है, वो मेंटलिस्ट है, उन्होंने ऐसे ऐसे ट्रिक्स वो यूज़ किए हैं। तो फिर उसके रिसर्च में मैं बहुत ज़्यादा किया। जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं ऐसे कुछ है? नहीं, वो मेंटलिस्ट था वो। हाँ, वो मेंटलिस्ट था। वो ब्रेन के जो एम्पावर्ड हैं उसने मुझे बड़ा फैसिनेट किया। मैंने कहा यार, अल्लाह पाक ने हमें क्या बनाया हुआ और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इवन दो आई जॉइन द साइकोलॉजी, बट वहाँ पे वही डिजीज़ और रूटीन और ये सारी चीज़ें हो रही थी। ऑल्दो किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे उसने फैसिनेट नहीं किया। तो अच्छा, वैसे बहुत सारी हम अगर हॉलीवुड का नाम लें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ पे इंसानी दिमाग की बात होती है। अब रिसेंटली मेरे ख्याल से 2019 में एक मूवी आई थी, 18 में, मुझे नहीं पता, लूसी या अच्छा, वो मूवी मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई क्योंकि मैं अंग्रेज़ों को ज़्यादा मानती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्शनल मूवीज़ बनाते हैं, और जहन जो है वो मेरा यकीन नहीं करता कि इस तरह भी इंसान को इस तरह भी झूठ की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जो टॉपिक होते हैं उनके बड़े ही बेहतरीन तरीके के टॉपिक होते हैं, और उसमें बेसिकली बताया जा रहा होता है कि हम लोग इंसान अपने माइंड का सिर्फ 5% या 10% यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ खाने पीने। और आजकल के दौर में क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारा माइंड इतना डाइवर्ट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल हम माइंड यूज़ भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस फिल्म ने मुझे क्यों मुतासिर किया, क्योंकि इसने अब जो आपकी तरफ मुझे मुतासिर इसलिए किया कि जैसे कि हम मैजिक की बात करते हैं, जादू की बात करते हैं, या हम मौजज़े की बात करते हैं, ये एक्चुअली हमारे माइंड का काम होता है। इस फिल्म में ये बताया गया है कि आप अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल करें, दिमाग में इतनी पावर है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं। मतलब एक इंसान कुछ भी बदल सकता है दुनिया में।
तो क्या ये सच है, ऐसा हुआ है? वैसे मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, माइंड के बारे में बताएं। हमारा जो माइंड है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जी। ये कितना पावरफुल हो सकता है अगर हम इसको पावरली यूज़ करें? देखिए अभी तो हाइपोथेटिकली मैं इसको कहूँगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जाता है कि हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि स्टिल वी हैवंट डिस्कवर्ड इट फुली। अभी लेकिन तक जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे जैसे हम इसको मतलब डिस्कवर करते जा रहे हैं, हमें पता चलता जा रहा है अच्छा ये हम लोग कर सकते हैं, अच्छा ये लोग हम लोग कर सकते हैं, एंड वी हैव सीन अप्रूव, बिकॉज हमारी फील्ड है तो हमने देखे हुए। देखा है। अब मुझे अपनी क्लास का एक वाक़या याद है कि हमारी क्लास में एक लड़की थी जो क्या कहते हैं कि बिल्कुल मानती नहीं थी, पढ़ रही थी लेकिन मान नहीं रही थी। तो हमारे टीचर ने क्या किया कि इनको ही हिप्नोटाइज करके इनसे फ्रेंच बुलवाई है, चाइनीज़ बुलाई है। अच्छा, तो ये आपके सामने ये हमारे सामने हुआ, और मुझे भी मतलब उस दिन इसके ऊपर वाकई यकीन हो गया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। व्हेन शी केम आउट विद द ट्रांस, और मैंने उससे पूछा कि यार तुमने ये क्या किया, तो उसने कहा मैंने क्या किया मुझे थोड़ी पता है। तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास क्वेश्चन उठे, तो हमने अपने टीचर से पूछा कि सर ये अच्छा, क्या वो था। अल्फाज जो इनके माइंड में थे नहीं, तो उन्होंने बुलवाई कैसे? नहीं यही तो मसला था, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, जो हमारे सराउंडेड में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसे कैप्चर कर रहा होता है, लेकिन आपके ऊपर वो बता नहीं रहा होता है। समटाइम हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन वो बात हमारे सराउंडेड में गुजर चुकी होती है। तो मैं जो जिस सीरीज़ की आपके बात कर रहा था, उस सीरीज़ में ऐसा ही था कि वो बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक चलाते थे या कुछ ऐसा सराउंडिंग में या रास्ते में आते हुए आपको एक पिक्चर दिखा के जाते थे, और आप लगे पड़े हैं मुझसे बात करने में यहाँ पे। लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत शार्प है, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता है और स्टोर करता है उसको। तो उस पर ऐसा किया कि फिर थोड़ी देर आगे जाके उससे क्वेश्चन पूछा गया, जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अभी एक गाना गाएं और क्या आपके दिमाग में था। अब ऑलरेडी अच्छा, उसने वो लिखा हुआ था। सिर्फ कॉन्शियस में नहीं थी, हाँ। लेकिन वो कर रही थी जो जो हाँ आप कह रहे थे। एग्जैक्टली। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हिप्नोटाइज होता क्या है, और ये चीज़ मुझे बहुत मुतासिर करती है। जैसे कि आपने कहा वो मानती नहीं थी, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है मुझे नहीं पता, तो मैं ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं अक्सर ऐसा सोचती हूँ कि मैं कभी कभी सोचती हूँ बड़ी इनके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए वैसे, जिन्नात हिप्नोटाइज करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, ये अब दूसरा जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी को हिप्नोटाइज कर रहा होता है, इसलिए हम वही कर रहे होते हैं जो आपने अभी कहा कि वो करवा रही थी, जो वो कर रही हाँ। थी, जो उनके कॉन्शियस में नहीं थी वो चीज़ें। तो ये हिप्नोटाइज करना बहुत मैंने ऐसा सुना है कि बहुत अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास नहीं गए तो ये आपके माइंड के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही ये सही है? एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि हम तो ट्रेन किए गए हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो हमें पता है, और हम क्लिनिकली ट्रेन किए गए हैं इन सारी चीज़ों के लिए। अब दूसरे जो होते हैं, जो स्टेज हिप्नोटिस्ट होते हैं, जो आपने देखे होंगे कि वो बड़ी फंकी हरकतें कर रहे होते हैं, उनके पहले से ही एक क्या कहते हैं ट्रांस की ग्रूमिंग हो के फिर जाके उनको ट्रांस के लिए वहाँ पे लेके जाओ। बट वी आर नॉट ट्रेंड फॉर दैट। हम लोग तो मतलब आपके जो ब्रेन के अंदर एक प्रोग्राम, एक प्लांट सीड करवाते हैं जो आपको काम आए आगे आपकी थॉट के ऊपर, कि जैसे बेसिकली हम लोग जो सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं। अब एक सोच है जो आपके ऊपर काफ़ी हैवी हो चुकी है और आप नहीं चाह रहे कि मैं इससे कैसे निकलूं, कैसे नहीं, तो हम प्लांट करते हैं दूसरी थॉट, जो वो एनर्जाइज हो के आपको वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा कम करके इस चीज़ को आगे ले मतलब आती है। बेसिकली आप एक चीज़ को फोकस करके दूसरे को आमादा करते हैं कि वो भी उस पर फोकस करे, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका थोड़ा आप उनका रुझान थोड़ा हटा देते हैं, जो कि ऐसा है, शायद ऐसा ही है। ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सारी ऐसी मतलब मिथ्स भी हैं कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर दें और आपको बस ऐसे कह दें, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक पर्सन आमादा नहीं होता, उसका ट्रस्ट नहीं होता, वो हिप्नोटाइज हो ही नहीं सकता किसी के ऊपर। अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ लोग हिप्नोटाइज होते भी नहीं। हाँ ऐसा है, इस वजह से, क्योंकि कॉन्शियस का होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपके कॉन्शियस, हम हमारी ज़बान में कहते हैं कि चौकीदार है आपका दिमाग का, ये रास्ता देगा तो ही हम आपके मतलब ब्रेन के अंदर, जो भी आपके माइंड के अंदर कोई नई प्लांट सीड कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम आपके कॉन्शियसनेस को डाइवर्ट करते हैं थ्रू आर टेक्निक्स एंड आर टूल्स, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो उनको डाइवर्ट करने के बाद जब वो थोड़ा सा हम पे ट्रस्ट करता है, तो जैसे ना वो आपने कोई यहाँ पे साइड है कि आपका जहन डाइवर्ट हुआ, मुझे एंट्री मिल गई आपके दिमाग में आने की। तो ये वाली चीज़ मतलब हमें करनी पड़ती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली आप एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं दिमाग का। और मैंने दिमाग के बारे में एक चीज़ सोची, जो कि मैंने सोची, जो कि मैंने अप्लाई भी की है खुद पे। जब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार होता है,
मैं सोती नहीं हूँ, महफिल में बैठ जाती हूँ। Okay. बैठते ही जब बातें करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बुखार ख़त्म हो जाता है, और वाकई में मेरा बुखार ख़त्म हो जाता है, या जो भी पेन होता है, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे ही मैं अकेले में बैठती हूँ, मैं फोकस करती हूँ, तो मेरी तकलीफ़ जो है वापस आ जाती है, बुखार जो है वो फिर मुझे होने लगती है। और ये चीज़ मैंने अपनी बच्ची पे अप्लाई किया। Okay. जब उसको बुखार ज़्यादा हुआ तो मैंने उसको खेलने पे मजबूर कर दिया। Divert जब कर दिया। खेलते 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 उसका बुखार ख़त्म हो गया। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हम भी लोग घर में करते रहते हैं ऐसे नहीं, ही। अच्छी लेकिन बात है। जैसे ही वो लेटी सोने के लिए, उसका बुखार फिर से मतलब फिर से वो एक्टिव होगी बुखार में ना। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि दिमाग को जैसे ही हम चीज़ों से हटा देते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ। सही। ये भी है, जैसे कि हम तकलीफ भूलने में भी हमारी हेल्प होती है। तो हमें माहौल के साथ भी अपने दिमाग को, मेरे ख्याल से ये भी एक थेरेपी है जो ऐसे ही बोल रही हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा ही है। हम दिमाग को डाइवर्ट करते हैं चीज़ों की तरफ, तो वो होता है हमारा ब्रेन जो है, जो माइंड है हमारा, वो रियल एंड फेक को एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए बस एक बात चाहिए और उसको कहना है यस बॉस मुझे करना है ये वाली चीज़। अब अनकॉन्शियस माइंड के साथ आपकी फ्रेंडशिप कितनी है, वैसे समटाइम ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं ये इवेंट नहीं सोचूंगा, ये इवेंट नहीं सोचूंगा, ये इवेंट नहीं सोचूंगा, ये कुछ भी ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो ब्रेन है, वो जो माइंड है, वो नो वर्ड को एग्जिस्ट नहीं करता। वो अगर आप कहीं मैं ऐसे नहीं सोचूंगी, वो नहीं को हटा देगा। अब आप बोले क्या होगा। अच्छा, ये कितनी गहरी बात कही है, और ये चीज़ है सर। कोई आपको कहे कि ये ना करें, वो आपसे हो जाता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई मिस्टेक आपको कहे कि ना करें, वो मिस्टेक आपसे हो जाती है। और अगर आप अपने, जैसे हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि ये अंधा हो गया, पैर अंधा हो गया, जख्म अंधा हो गया, बलोची में कहते हैं कूर। ओके। तो ये होता है कि जख्म को बचाने की कोशिश में जख्म को ही बार बार कोई चीज़ आके लग जाती है। तो ये मेरे ख्याल से ये सब माइंड गेम है। इसके बारे में बात करेंगे, मज़ीद बात करेंगे दिमाग के बारे में, और दिमाग हमारे रिलेशनशिप को, हमारी सोच, हमारे ताल्लुकात को, या हम अपने ताल्लुकात को, या हम अपने आप को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। गोली चारों का जीर का सानी ब्रेक की पता साड़ी में घूम। वर्षत के गोली चारू का ब्रेकांची साड्यांची म्हाका पळय मनंचू के गोश्ट गायता मातशी नो की एक इन्फॉर्मेशन या नो की एक अवेयरनेस मारा मिलेगी, नो की सरपदी मिलेगी पर कि मनी वास्ते एक नो की सरपदी है खासकर मारा मोती माइंड चू ट्रेन करने लूटी और माँ ची पैम बीमार भी करें या बीमारी भी नहीं इसी बात मर्ची में गप करें। अच्छा सर, वैसे जैसे कि हमने अभी ब्रेक से पहले बात की, आपने कहा ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो मैंने कहा मैं तो बहुत करती हूँ। मतलब मैं तन्हाई में, कहती तन्हाई जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा मैंने सुना है कि तन्हाई में बैठकर सोचा ना करें। हालांकि ये हमारी फितरत है, हम नेगेटिव सोचते हैं, मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। तो ये ओवर थिंकिंग होती क्या है, ये किस तरह से हमारे ब्रेन पे जो है वो अटैक करती है, किस तरह से हमें बीमार कर सकती है? ओके, असल में हम जो नॉर्मल इंसान हैं, हमें 70 से 80 हज़ार थॉट्स दिन में आती हैं। ओवर थिंकिंग हम उससे कहते हैं कि एक ही बात को पकड़ के बैठ जाएं। ये जो सोचें आ रही हैं, ये तो अपने नेचुरल प्रोसेस से आती रहेंगी और जाती रहेंगी, उनको वेट करते हैं, वो आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। ओवर थिंकिंग हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप एक ही थॉट को पकड़ के मुसलसल उसके बारे में सोचते हैं। अब वो इमोशन, अब नेचुरल जो प्रोसेस ऑफ माइंड है उसमें एक ही इमोशन, चाहे वो आपका इमोशनल जो भी इमोशंस है, आपके हैप्पीनेस है, सैडनेस है या हैंगर है, जो भी है, उसकी जो टाइम लाइन है ना वो सिर्फ 15 मिनट है, इससे ऊपर की नहीं है। अब उसी वक्त वो अपने ब्रेन के जो केमिकल्स हैं ना, वो जो हैप्पी, अगर आपका मूड है तो वो डोपामिन रिलीज़ कर देगा, आप हैप्पी हो जाओगे। सैडनेस है, कोर्टिसोल आपका रिलीज़ कर देगा, आप सैडनेस की तरफ चले जाओगे। हैंगर होगा तो फिर आप उसमें। अब मसला ये होता है कि वो 15 मिनट का जो प्रोसेस होता है ना, उसके बाद भी हम उसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब उसके मुतालिक बात कर रहे होते हैं तो अब दूसरी थॉट को जगह नहीं मिल रही। अब ओवर थिंकिंग हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे होता ही ऐसा है कि जैसे ही हम लोगों ने 15 मिनट तक अगर उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि रिपीटिशन पे हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है ना, कि कोई भी बात रुकती तब है जब रिपीटिशन आती है वहाँ पे। अब अगर हैप्पी मोमेंट है तो उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि हम
उनके साथ शेयर करते हैं, किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो वो हमारे टाइम को बढ़ा देता है। लेकिन अगर वही नेगेटिव इवेंट हमारे दिमाग में है तो उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो वो नेगेटिव इवेंट जो हमारा है या जो भी हुआ उसके बारे में अब वो अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएगा, मतलब जगह बना देती है। अब जगह बना रहा है, क्योंकि अब आपने उसको शिफ्ट नहीं किया। क्योंकि इस्लाम में भी आपने देखा होगा गुस्से के वक्त चल उठे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे। अगर नहीं शिफ्ट करते और वापस उसके मुतालिक बात करें, ऑल दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज वी आर बीइंग ट्रेंड फॉर दिस, तो लेकिन फिर भी हमें मतलब अगर अपने आप को खुश रखना है और अगर खुद से प्यार करता है, क्योंकि माइंड हमारी पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा होता है, हमारे इमोशंस हम सारे, क्योंकि हम कहते हैं ना स्पीच, थॉट, माइंड, बॉडी, देन यू। अब शुरुआत ही अगर आपने बातों से ऐसी की है तो ऑब्वियसली आप इसका एंड रिजल्ट आप वैसे ही बन के आ जाएंगे। और आजकल के हमारे माहौल की बातें शुरू ही नेगेटिव से होती हैं, नेगेटिविटी से ही होती हैं। मतलब मैं भी अगर किसी की महफिल में बैठूं तो किसी न किसी के बारे में जिक्र ज़रूर होता है, ऐसा ही और है। जो नेगेटिव होता है और जो आपको तकलीफ़ भी देता है मेंटली, अगर मैं देखूं ये चीज़ें, तो ये मतलब ये असर कर देती है। जो हमारी औरतों को अक्सर ये चीज़ें होती हैं, ये अभी चीज़ें मैं जो अपने केसेस यहाँ पे देख रहा होता हूँ, मुझे जितने आ रहे होते हैं वो फियर के आ रहे होते हैं, जितने केसेस वो फियर है। और फियर भी मतलब डिल्यूजनल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि हम वी ह्यूमन बीइंग आर बोर्न विद ओनली टू फियर्स, या ऊंचाई से गिरने का खौफ लेके पैदा हुए हैं और ऊंची आवाज़ का खौफ लेके पैदा हुए हैं। बाकी सारे खौफ जो हैं वो हमने सीखे हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट ने सिखाए हैं, पेरेंट्स ने सिखाए होते हैं, या हम जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वो हमें सिखा रहे होते हैं, या फिर हम लोगों ने खुद साखता। आजकल तो फियर को भी मोटिवेशन के साथ जोड़ दिया गया है, ऐसा मत करो वरना ऐसा हो जाएगा। ये तो हम बच्चों को बचपन से सिखा रहे होते हैं, और ये मुझे बहुत गलत लगता है। क्योंकि अब अगर मैं देखूं, मेरा बचपन भी ऐसे गुजरा। ओके। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे अब बहुत डर लगता है चीज़ों से, जैसे कि आपने कहा ऊंचाई से, मुझे चलने से। मैं जब रनिंग करने गई थी तो मुझे भागने से डर लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे भागने से डर क्यों लगता है, फिर मैंने सोचा कि ज़रूर मुझे डराया गया है, और वो Exactly चीज़ ऐसे। मेरे माइंड में रह गई है। तो हम लोग बच्चों को बचपन से ही जिन आ जाएगा, बहू आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, इतना डरा देते हैं कि हम ये सोचते नहीं कि ये डर जो है उसके दिमाग में बैठ जाता है, और बड़ा होकर वो उसको मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर आज मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं बहादुर बन सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप डरपोक थे तो उन्होंने मुझे भी डरपोक बना दिया। चीज़ों से मतलब प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम बच्चों को बेसिकली खौफ सिखा देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, वो खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता है सारे खौफ और सारी चीज़ों को। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा होता है, लेकिन आपके बच्चे ने वही चीज़ उठाई हुई होती है आपके हाथ में, और आप कहते हैं छोड़ दो उसे। अब वो जो साउंड है हमारा और जो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो बच्चों के यहाँ पे छप जाते हैं, और उसके बाद अगर आपने झटक के उसके हाथ से वो चीज़ गिराई हुई है तो वो वहाँ पे एक एंकर सेट हो चुका, दिस इज़ बैड थिंग। हम तो करते हैं ये सब। ऐसे ही मतलब होते हैं। अब नॉर्मली अब बच्चों के साथ हम लोग एक सिगमेंट फॉरेड है जो बाबा साइकोलॉजी कहा जाता है उनको, उनका एक इवेंट मैं पढ़ रहा था तो उसमें कहा कि उसका बच्चा एक फाउंटेन के पास वो रुके थे, वो कहीं पार्क में गए हुए थे, तो वो फाउंटेन के बराबर में रुके हुए थे और काफ़ी मेला लगा हुआ था वहाँ पे। तो वो बातें करते करते आगे निकल आए, तो रास्ते में जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा वहाँ मिसिंग है, तो इसकी जो वाइफ थी वो परेशान हो गई, इतना क्राउड है, बच्चा कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा, देखा नहीं है। अब उन्होंने उसे, उसके जो शौहर थे, उन्होंने इनको कहा कि तुम मुझे रिलैक्स हो जाओ, ये बताओ कि तुमने रास्ते में कोई चीज़ मना तो नहीं की उसको। तो उसने कहा हाँ, वो फाउंटेन पे रुकने की ज़िद कर रहा था तो मैंने उसको वहाँ पे मना करके उसका हाथ पकड़ के लेके आया। तो उसने कहा चलो। अब वापस जब वो वहाँ गए, वो फाउंटेन के पास ही रुका हुआ था बच्चा। तो अब उसकी माँ बड़ी परेशान हुई, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें खुश होना चाहिए, हमारा बच्चा नॉर्मल है, वो चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो हम जिस चीज़ को मना कर रहे हैं उसको वो स्कैन ही नहीं कर पा रहा कि वो कहते हैं, और ये एक नॉर्मल बच्चे की पहचान है। हम लोग कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता, हम रिबॉट थोड़ी बना रहे हैं कि वो सारी बातें हमारी माने। अच्छा, अगर मैं भी एक माँ हूँ तो मैं अपनी बात करूँ, बच्चों की अगर साइकिल की बात हो रही है तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 9 महीने की है, तो माशाल्लाह से वजह से ट्रेंड है, जो मैं सोचती हूँ वो करती है। और आप जैसे कि आपने कहा, मैंने उसको खुद थोड़ा सा अपना खौफ दिया है कि मैं उसकी माँ हूँ और उसको मेरी बात माननी चाहिए, और मानती है। वैसे किसी की बात नहीं मानती, मुझसे बहुत, मेरी बात बहुत मानती है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कोई चीज़ वो मुँह में रखती है, मैं एक बार मना कर दी तो तीसरी बार मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जैसे आपने अभी कहा कि झटक देना, तो मैं झटके से वो चीज़ उसके हाथ से खींचती हूँ, और मैं
कोशिश करती हूँ कि मैं उसको उसको थोड़ी सी तकलीफ दूँ इस बारे में, ताकि वो आइंदा ये काम ना करे। लेकिन क्या ये बुरा होता है ये बच्चे के लिए? अब वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आपने सिर्फ झटका है या वाकई ठपका भी है इसको। ठपका इतनी जोर से नहीं ठपकती जैसे बच्चों को ठपकते हैं, हाँ जैसे उनको पता चले कि हाँ, मैं वो आप उन्हें एक हिट एंकर कर सेट रही करती हैं हूँ। उसका, लेकिन आपका साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त। साउंड बहुत important साउंड बहुत है। वो कहते हैं ना कि व्हाट यू से इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका साउंड आपका बड़ा होता है। और जो ठपका है ना, ये आप देखें अपने उसके सेंसेस में ये सारी चीज़ बैठा है। एक तो आपने साउंड दिखाया, दूसरे आपने एक्सप्रेशन दिखाया, तीसरा आपने उसके, अब तीनों सेंसेस के ऊपर वहाँ पे इसके एंकर सेट हुआ है। या तो आवाज़ आएगी, या तो ठपकी लगेगी, या तो फिर मुझे मम्मा का फेस देखना है कि ये मुझे इस तरीके से देख रही हैं। अब कुछ चीज़ें हम अच्छे के लिए बच्चों को सिखा रहे होते हैं, मैं वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है, या तो बिल्कुल बच्चे निगलेक्ट होते हैं या तो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं बच्चे। उनका नेचुरल फिनोमेना हम लोग मतलब नहीं लेके जाते सर, बच्चों को। आजकल के बच्चों को अगर मैं देखूं तो माँ बाप को ट्रेन करना बिल्कुल नहीं आता। अगर मैं देखूं कुछ माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने कहा ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे, मैंने देखा है वो मेंटली बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। सही। चीज़ों को, मतलब अब किसी घर भी जाते, अब मैं बच्चों की फितरत की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ों को जो है वो खींच रहे होते हैं, चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं। माँ उनको खेलना नहीं आता हाँ और उनको बात करनी नहीं आती, और वो माँ बाप को मार रहे होते हैं। बेसिकली उनको पता भी नहीं होता कि ये हमारे पेरेंट हैं और हमें किस तरह से इनका ख्याल, इनके साथ इज्जत, उनको रिस्पेक्ट नहीं सिखाया जाता। तो क्या ये भी सही चीज़ है कि एक बच्चे को, और वो बीमार भी होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जब ये बच्चे में देखा बड़े होते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी तो मेरे ख्याल से ये भी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है बच्चों की नफ्सियात के लिए। बिल्कुल ख़तरनाक है वो पेरेंट्स के ही, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने एक सर्कुलेट किया हुआ था अपना जो कोड था अपने इंसाइसिव माइंड से, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है इंसाइसिव माइंड। तो वहाँ से मैंने किया हुआ था कि अब आज का जो दौर चल रहा है ना, उसमें पेरेंट्स को तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में हाँ, बोलती हूँ, ये मुझे भी बहुत ज़रूरत है वैसे इस चीज़ की। नहीं, पेरेंटिंग अभी मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। पेरेंटिंग, क्योंकि हम अब पेरेंटिंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो ओवर इन्फॉर्मेटेड है यहाँ पे, क्योंकि हमने आते ही उनको मोबाइल दे दिया है। ओह सर, ये तो बहुत गलत हो ठीक है, अब आते ही उनको 6 महीने के बच्चे के हाथ में भी मैं मोबाइल देख रहा होता, जो मेरे लिए बड़ा होता है। इवन तो मेरी फैमिली में जब ये मूव कर रहा था, मैंने कहा आपका बच्चा देखने के थोड़े अरसे के बाद आपको कार्टून समझेगा, और जो कार्टून आप उसको दिखा रहे हैं वो हकीकत समझेगा। हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि उसको वो एग्जिस्ट नहीं करता अब उसके लिए दुनिया, क्योंकि आपने उसको शुरुआत से वो दिया, वो बड़ी इंटरटेनिंग एंड कलरफुल दुनिया है। अच्छा, ये माँ बाप फिर कहते हैं कि बच्चा सोता नहीं जब तक हम, अच्छा 6-7 महीने का बच्चा होता है, वो मोबाइल जब तक हाथ में नहीं ले तो सोता नहीं है, जिद करता है और माँ बाप उसकी जिद पूरा कर रहे होते हैं। ये कितना ख़तरनाक होता है कि आपने एक मोबाइल को के ज़रिए उसे रखा हुआ है छोटे से बच्चे को, जब उसका लर्निंग प्रोसेस है उसका। एग्जैक्टली। देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी तब होती है जब उनका एक्सेसिव इस्तेमाल होता है। वहाँ पे अगर आपने उनको लिमिट में रखा हुआ है कि अब चाह रहे हैं कि अब कुछ पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर फिर हमारे बच्चे अपडेट नहीं रहेंगे अगर हम उनको ये चीज़ें, तो मैंने कहा फिर आप अपने सुपरविजन में उनको दिखाएं। तो सर, आजकल टीचर भी तो कहते हैं कि मोबाइल बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको नेट पे रिसर्च करना ज़रूरी है, जबकि मुझे बहुत गलत लगता है ये चीज़ें। जब आपका तालीमी निज़ाम ही वही है, तो उसी तरह क्यों नहीं पढ़ाते जिस तरह हम पढ़े, जिस तरह आम बच्चे पढ़ें। तो आजकल मेरे ख्याल से मोबाइल जो है बच्चों का ज़रिया बन गया है पढ़ने का भी, और बच्चों को एक बहाना भी मिल गया कि हम तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और माँ बाप चेकआउट भी नहीं करते कि बिल्कुल नहीं देख रहे होते करते। हैं। सारा मसला ये, एक तो ओवर इन्फॉर्मेटेड हो गए बच्चे, पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों को नहीं पता। आई मीन एक 8 साल 10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है आप लोगों को नहीं पता। ये बात हमारे ज़माने में तो कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि अपने पेरेंट्स से इस तरीके से हम लोग बात करें। अब होता क्यों है कि अब उनके पास सारे यूट्यूब्स के वीडियोस इनके पास अवेलेबल होते हैं, गूगल के पास वो जो लिखते हैं वो आ जाता है। वो सवाल जो आपको जवाब देने चाहिए थे वो गूगल अब उनको वो जवाब दे रहा है, तो फिर वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा आपका बच्चा वहाँ पे। अंडर सुपरविजन में बच्चों को ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। थोड़ा सा आपको भी चेक इन बैलेंस रखना चाहिए बच्चों के ऊपर कि ये अगर ऑल दो ज़रूरी अब हो चुकी है, नेसेसरली अभी हमारे ज़रूरत में आ चुकी है। स्कूल में कुछ असाइनमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो हमें भी शायद ना आए, तो हमें हेल्प आउट करना है, लेकिन वो चीज़ें आपके सुपरविजन में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नहीं करते। मैं हमेशा अपनी टीवी के ज़रिए ये प्रोग्राम के ज़रिए बात बताती हूँ कि मोबाइल जो है वो हम देखते हैं,
उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं कि बच्चे अभी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते। अगर हम देखें कि कुछ मतलब मैं अगर खुल के बात करूँ, सेक्सुअली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चे प्रिपेयर नहीं होते, कुछ ऐसी बोल्ड चीज़ें आ जाती कि उसके लिए उनका दिमाग प्रिपेयर नहीं होता, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैच्योर हैं, हम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए भी लड़के, ख़ासकर लड़के हैं जो 18 साल 16 साल के, ये माँ बाप का बहुत अजीब बहाना हो गया है कि ये तो 18 साल में तो ये होता है, लेकिन 18 साल में पहले नहीं होता था। अब बच्चे जो एग्रेसिव हो गए, क्या आपको लगता है कि इन बच्चों को भी आप लोगों की ज़रूरत है, या आप लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या आप लोगों की काउंसलिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल मैम, देखें मसला तब होता है जब मसला समझो। अगर आज के बच्चे उन चीज़ को मसला ही नहीं समझते, उनको लगता है कि ये तो नेचुरल है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी अपने मोहल्ले में भी ये देख रहा होता हूँ कि एक बच्चा बड़े को बहुत ही ऐसे तरीके से जवाब देता है कि बड़ा खुद शर्मा जाता है कि अब मैं इसके लेवल पे तो नहीं आ सकता। बेसिकली कार्टून समझ रहा होता है बड़े को। और ये इस बात में हम लोग बात ज़रूर करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, गोली चारों का जीर का सानी ब्रेक की टॉपिक में बाज यानी सेंसिटिव हो गया और मैं कोशिश करने की शेर अब बिकनी जीर का सानी ब्रेक में तो साड़ी में गो बेटा। वर्षद की गोली चारों का ब्रेकन साइलेंस के बाद जो होती है। जी सर, आप कंटिन्यू करें जो हम बात कर पेरेंटिंग की, बेसिकली हम बात कर रहे थे। हमें ये कह रहा था कि हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको आज के दौर के हिसाब से नहीं चला रहे। हम वैसे ही उनको चला रहे हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रेन किया गया था वहाँ पे, क्योंकि अब उनके पास हमारी ट्रेनिंग के अलावा और दूसरी कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं हुआ करती थी। जो आज के पेरेंट्स बड़े चैलेंजिंग हैं, उनको बहुत सारे काम करने, उनको सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं अपने बच्चों को इस महंगाई के दौर में। और दूसरा ये कि उनका बच्चा पीछे ना रह जाए बाकी लोगों से, तो उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। और दूसरा कि आजकल जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सेस बहुत हैं, तो बच्चों के अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डेवलप कर रहे होते हैं, वो कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बच्चों को दूसरों के साथ। ये तो हमारे साथ भी होता है। हाँ, और ये बच्चे जो हैं वो अब चूंकि वो लग्जरी इनके पास बहुत ज़्यादा आ चुकी है जो हमारे पास नहीं हुआ करती थी शायद, कि हम एक ही जूते से पूरा साल भी निकाल लेते थे। अब बच्चे को हर 2-3 महीने के बाद नया जूता भी चाहिए, नया बैग भी चाहिए, और पेंसिल रबड़ तो उनके पास ऐसे इस्तेमाल हो रहा था, रेजर के मैं कभी कभी हैरान अपने घर के बच्चों को देख रहा होता हूँ, घुमा देते हैं और आके फिर कहते हैं कि भाई घूम गया, चीज़ें घूम गई। दिन में पता नहीं कितनी मरतबा वो आके, मेरी एक नीस है, वो आके चाचा मुझे इसके लिए पैसे दें। मैंने कहा सुबह लिए तुमने, वो ख़त्म हो गए। हमें एक हफ्ते तक मतलब एक टाइम लिमिट दिया जाता था, हम इतनी सी पेंसिल होने तक उसको चलाते थे। तो आप किस बिना पे कह सकते हैं कि पेरेंटिंग जो है पुराने ज़माने की हो रही है, जो पहले हुआ करती थी? पहले देखिए तो बच्चे सख्तियाँ हुआ करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों पे तो सख्तियाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं। जैसे कि आपने कहा सोशल मीडिया उनके लिए खुल गया है, अब वहाँ पे वो जो इसको क्या कहते हैं, वो जो रोस्टर, एक तो रोस्टर होता है, एक तो नया रोस्टर आ गया है, मीम्स चल हाँ, रहे जो होते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को रोस्ट कर रहा होता है, बेसिकली वो तनकीद और तमस्करा कर रहा होता है उसकी शख्सियत पे। अब बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आने लगी और बच्चों को वही पर्सनैलिटीज़ पसंद आने लगी। अच्छा, ये क्या वजह, मैं कभी कभी सोचती हूँ बच्चे पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यानी कि वही बात है तमीज़ से बात ना करना। मैंने बहुत अच्छे इंग्लिश वो जो ट्रेनर होते हैं, ये ऐसे जो सीरीज़ बनाते हैं जो कि रियलिटी बेस होती हैं, तो बच्चा बहुत बड़ा ज़िद्दी होता है वहाँ पे, लेकिन वो जब ट्रेनर आती है तो ट्रेनर माँ को डांटती है कि भाई आपने अपने बच्चे को किस तरह से अथॉरिटी दी कि वो आपके हाथ पे हाथ उठा सकता है, अब वो ट्रेन करिए माँ को। तो उसने क्या किया, बहुत मुझे मज़ा आया कि उसने कुर्सी रखी, उसने कहा अपने बच्चे को यहाँ पे बिठाना सिखाओ और उसको कहो कि क्योंकि वो जिद कर रही है, वो जब तक जिद नहीं छोड़ेगी, सॉरी नहीं कहेगी, यहाँ पे बैठेगी। एक बार बच्ची जाती है, फिर माँ पकड़ के, अच्छा वायलेंस बिल्कुल नहीं होता, आपको हिट नहीं करना है। मैंने उस माँ की हालत देखी, पता नहीं 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, माँ जो है उसका काम यही बच्चे को पकड़ के यही बिठाना। आखिरकार बच्ची जो है सरेंडर करती है, बैठ जाती है, फिर सॉरी कर देती है, फिर उसका नया एक प्रोसेस, उसकी ज़िंदगी मतलब एक नया उसकी फितरत, नई फितरत शुरू हो जाती है। तो ये कितना अच्छा होता है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा वक्त दे के ट्रेन करें। क्योंकि हमारे पास पेशेंस ही नहीं है।
हम वो करना ही नहीं चाहते जो क्या कहते हैं कि हमारे लिए एफर्ट हो। इसी वजह से हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल भी दे दिए कि थोड़ी देर तो मेरी जान छूट जाएगी, ये यहीं पे लगा रहेगा, तब तक मैं बाकी सारे काम निपटा लूँगी या निपटा लूँगा। बेसिक वजह यही है। हाँ, तो इसी वजह से अब यहाँ पे ये है, क्योंकि अब बच्चा ख़राब हो चुका है। अब आप चाहते हो कि इसको पनिश भी ना किया जाए और इसकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो जाए। अब जो सीरीज़ आप बात करी हैं वो मैंने भी देखी हुई है और वो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। इवन तो आई ट्राइड मैनी टाइम इन माई होम बट माई मदर डिडंट अलाउ मी टू डू दिस, क्योंकि वो अपनी पोती से इतना ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कहती है कि तुम ये नहीं कर उनको सकते। रोना बेसिकली बर्दाश्त नहीं होता। और बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चे समझते हैं सर, ये सिर्फ समझते हैं कि ये वाले टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद मेरे पेरेंट्स तो बेजार होके मुझे ये चीज़ दे देंगे यहाँ पे, और हम बीइंग अ पेरेंट्स हमारे अंदर पैशन नहीं होता इस चीज़ का कि हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और इसकी लाइफ लॉन्ग के लिए थोड़ी सी तकलीफ हम बर्दाश्त करें। तकलीफ हम बर्दाश्त वो नहीं कहते। और बच्चे को पता है कितना चीखेगा, कहाँ तक चीखेगा, वो थकेगा तो सही, वो थके। अब उसके बेसिकली पेरेंट्स को पेशेंस दिखाया है कि आपको बहुत सब्र करना है। और मैंने कहा ना, वो माँ थक जाती है भाई, माँ थक जाती है। उठा के आप देखो सीढ़ियों से फिर उठा के उस कुर्सी पे रखना, मतलब माँ का टारगेट उसी वही हाँ, उनको ग्राउंडेड करना है। हाँ, कि आपको सरेंडर करना होगा, मैं आपकी माँ हूँ। हाँ, फिर दिखाया जाता है ये बच्ची काम कर रही है, तो ये बहुत, ये तो हमारी औरतें, हमारे बलोचों की तो औरतें कर नहीं सकती। हम छोटी छोटी बातों पे तो चप्पल हो, अच्छा हम मार उस चीज़ पे रहे होते जिस चीज़ पे मारना नहीं होता, उस चीज़ पे बिल्कुल नहीं मार रहे होते, या हम उसे समझा रहे होते जिस चीज़ पे एक्चुअली हमें गुस्सा करना चाहिए। ये अक्सर मैंने माओं में देखा है कि जिस चीज़ पे बच्चों पे गुस्सा करना चाहिए उस पे नहीं करते, जिस पे नहीं करना चाहिए उस पे करना, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, अब हम आपकी बात करते हैं। मुझे नई चीज़ पता चली, सर जो है वो लियारी में काम करते हैं, उनका ऑफिस भी लियारी में ही है। आप अब अपने ऑफिस के बारे में हमें कुछ बताएं। मैंने इंसाइसिव माइंड एक वेलनेस सेंटर के नाम से वहाँ पे लियारी के अंदर ये अपना सेटअप लगाया हुआ, 3 महीने हो रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे, अब मैंने दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक फ्री सेशन ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेरेंट्स, टीचर और जो भी एजुकेशनल है वहाँ पे, ताकि इन चीज़ों की अवेयरनेस है। हमारे यहाँ पे लियारी में बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में। हम स्टिग्मा समझते हैं, अब जबकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। जैसे छींक आती है, हमें पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, इसी तरह इसके सोचों में भी दर्द होता है। अब उनको भी हम डिज़ाइन करके उसको ट्रेन कर, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेट नहीं होती हमारी थॉट्स, तो हम बीमार पड़ने जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक है कि साइकोसोमेस्टिक, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपकी ज़हनी होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को उसके सर्वाइवल करने पड़ते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपके शोल्डर में, आपके स्टमक में, आपके लेग्स एंड आपके बैक में बड़ा दर्द होने लगता है, या तो फिर आपके आधे सर का दर्द भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस जो है वो रुक जाता है, वो ब्लॉकेज करता है, क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है कोर्टिसोल नामी, जो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये उसी वक्त रिलीज़ होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो, और उसका काम है आपकी बॉडी को सिर्फ बीमार करना इस चीज़ में। अब वहाँ पे हम सैडनेस फील करते हैं, और ये बीमारी का फूड है। जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस हो, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो ज़्यादा परेशान होता है बंदा, वो ज़्यादा बीमार भी रहता है, इस वजह से, क्योंकि वो बीमारी को फूड दे रहा होता है वहाँ पे। अब कोर्टिसोल जो हमारे पास जो एक केमिकल है, इसका काम यही है कि आपको सुस्त करके वहाँ पे बिठा के रखना, उदासी छाए रहना। हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होती है जो 2 मिनट में आप अपने उस लेवल ऑफ जो है केमिकल को शिफ्ट करके टेस्टोस्टेरोन में एम्पावर फील करवा। ये फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी जो होती है उस पर होता है। अब जैसे माइंड बॉडी एंड बॉडी माइंड के ऊपर अभी हम लोग इसको ट्रिक करते हैं। अब पोस्चर आप कॉन्फिडेंट वाले ले लें, चेहरे पे स्माइल लें। अब सैड आप हैं, काफ़ी आपको उदास आ रही है, अब मैं आपको कहूँ कि आप थोड़े से स्लाउच करें और मतलब ऐसे उदास वाला सोचें ये वो। और भी इसी बीच में मैं आपको कहूँगा कि आप एक्ट करने को कहिए बेसिकली। हाँ, तो मैं आपको कहूँगा कि अब आप ये जैसे आप थोड़ी उदास हो गई हैं और सारी ऐसे स्लाउच करके आपकी बॉडी पोस्चर ऐसा हो गया, और मैं कहूँगा कि आप अब इस बारे में सोचें कि कोई खुशी वाला आपको थॉट नहीं आएगी, खुशी वाली। लेकिन अब जैसे ही आपने थोड़े से पोस्चर थोड़े से ले लिए और आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, ये अब मैं आपको कहूँगा कि आप उदासी वाली सोच सोचें, आपको उदासी वाली सोच नहीं आएगी। तो हम माइंड को ट्रिक करते हैं, क्योंकि माइंड ने अपनी सेटिंग की हुई है, अगर ये वाली थॉट आएंगी तो बॉडी पोस्चर्स यही होंगे, और अगर ये खुश है तो उसके बॉडी पोस्चर चेंज होंगे। आपने नॉर्मली कभी हम लोग अब जनरल बातों में देखा कितना कॉन्फिडेंट हो गया, इसकी चाल तो देखो कैसी बदल गई है। वो ऑब्वियसली जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो बदलना शुरू हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई थोड़ा सा फेमस हो रहा है तो आप देखें
अरे इसके तो स्टाइल ही बदल गए। वो स्टाइल बेसिकली उसके ब्रेन में बदले, ब्रेन में बदला। उसके उसके वो जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ, तो वो ऑब्वियसली उसके पोस्चर्स में भी नज़र आएंगे, उसकी चीज़ें में। हम नॉर्मली कहते हैं कि उसकी चाल नहीं बदल गई, उसकी मेंटालिटी बदल गई, उसकी मेंटालिटी बदल गई। और वैसे ही सैडनेस में भी हमारी मेंटालिटी, आप जितना क्यों उदास बैठे हो, थोड़ा सा चिल कर लो, नहीं हो रहा तो हम फेक करवाते हैं उसको। आप अगर चेहरे पे स्माइल करके अगर बात करें ना, कोई भी उदास वाली थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगी। अच्छा, आपके वहाँ पे भी लोग आते हैं जो पेशेंट होते हैं मेंटली, मतलब वो आ सकते, मतलब लियारी के लोग कैसे आते होंगे? मेरे लिए बड़ा चैलेंज तो था। हम लोग जो मानते ही नहीं है कि हमें कोई जहनी बीमारी, मैं तो मानती हूँ कि मुझे जहनी बीमारी हो सकती है, शायद है भी। जहनी बीमारी का मतलब पागलपन बिल्कुल नहीं होता। जहनी बीमारी का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, या मेरा कंट्रोल करने की जो हिस्सा है वो वीक हो गई है। तो ये बीमारियां तो हमें होती रहती हैं जो हमें। अब देखिए बीमारियां तो हम इसको बहुत इसको स्टिग्मा लगा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं भाई नफ्सियाती हो गया है, नफ्सियाती हो गया है, यहाँ पे आते हैं। इवन दो मैंने जो वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है वहाँ पे तो बहुत से लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं असन हम आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि हम आएंगे तो हमारे ऊपर भी टैग लाइन लग जाएगी। अब वो एजुकेटेड है काफ़ी, वो नहीं है। तो मैंने कहा यार ये ब्रेन की ट्रेनिंग की जो क्लिनिक है, वेलनेस क्लिनिक है, और यहाँ हमें ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा है कि जो नॉर्मल बंदे हैं, मेरा काम तो ये है ना कि पागल ना हो जाए, उससे पहले आप अपने आप को डायग्नोस, क्योंकि ज़हनी उलझन अगर फंसी हुई है। अब एक काम कहते हैं कि आप आंखों के आगे हाथ रख लें तो पूरी दुनिया अंधेरी हो जाती है, वो हाथ हटाएंगे तो आपको दुनिया दिखेगी। तो इसी तरीके से एक थॉट ब्लॉकेज हो जाती है जिसके आप हम पागल ही हो रहे होते हैं। हमें कंट्रोल, हमारा दिमाग से जो है ना, हमें हमारा कंट्रोल निकल जाता है। और मैंने देखा है कि यूरोप साइड पे अगर देखें, हर दूसरा बंदा जो है काउंसलिंग के लिए साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाता है। वो नॉर्मल होता है लेकिन वो ज़रूर जाता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें देखती हूँ, बहुत से ऐसे मैंने अच्छा आजकल तो हमारे बॉलीवुड के भी जो आर्टिस्ट हैं वो खुलेआम कह रहे हैं भाई मैं इस चीज़ की बीमार मरीज़ा थी और मैंने ऐसे अपना इलाज करवाया, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि ये बीमारियों का इलाज करना कोई बुरी बात नहीं। जैसे हमारे गुर्दे में दर्द होता है, मैदे में दर्द होता है, नॉर्मली हमारे दिमाग में भी जैसे आपने कहा सोच जो है वो तकलीफ दे देते हैं। तो इस ये कोई बीमारी तो सच ऐसा नहीं है, इसके अवेयरनेस ज़रूरी इस वजह से भी होगी क्योंकि हम लोग बैठे बैठे उसको स्ट्रेस से डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक। अब क्यों ना ऐसा हो कि मुझे एक उलझन आ गई है और मुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट्स के पास जाके उससे उसके मुतालिक उससे पूछें कि किस तरीके से आपको कितने मुश्किलात हुए। क्योंकि मैं लियारी की सिर्फ बात ही करूँगी, हमारी बलोच कम्युनिटी में एक तो जैसे कि मैंने कहा कि हम मानते नहीं हैं, और अगर आप हमें मनवाएंगे तो हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और दूसरी हमें कॉमन है जिन्नात। हर चीज़ पे हम ये कहते हैं कि हमें कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है जिसने हमें बीमार करके रखा हुआ है। तो कितना आपके लिए मुश्किल था लोगों को सही से समझाना? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, स्टिल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि यार तुम ये क्या लेकर आ रहे हो, यहाँ के लोग मानेंगे, यहाँ के तो कोई भी मतलब ये कहते हैं। और मैं तुमसे बात करके अगर मैं अपना मसला बता देता हूँ, अपने दोस्त से मसला बता देता हूँ, तो मुझे तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है। तो ये मुझे कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखो आप अगर दोस्त के पास जाओगे या आप किसी फैमिली मेम्बर के पास जाओगे तो उनके पास आपकी हिस्ट्री भी है, तो वो आपको वैसे ही जज करेंगे जैसे आपकी पर्सनालिटी, या तो फिर वो अपनी तरफ से कोई मशवरा देगा। और तकरीबन नेगेटिव बातों का नेगेटिव मशवरे आते हैं, और आप नहीं भी चाहते कि आपको जज किया जाए जिस सिचुएशन में आप हो। अब बीइंग अ थेरेपिस्ट हमारे पास ये होता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, हमें आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, ये आपका इशू है। और ये आपका सोल्यूशन है। लगता है कि मुझे इनके पास जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम अपने माइंड को समझे बेसिकली। जो जी आप बोल रहे थे, कंटिन्यू करें। मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मली ऐसा होता है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो हम उसके सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। अब कभी कभी कोई मसला भी नहीं होता, लेकिन आप उलझे हुए, आप सिर्फ डबल चेक करने के लिए भी आते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ ठीक तो है। ऐसा अब समटाइम ऐसा होता है कि हमारा हर फैमिली में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, अब वो उनकी फैमिली में वो मूव नहीं कर पा रहा होता। एक केस के मैं बारे में डिस्कस करूँगा आपके पास।
एक आया था मेरे पास केस कि वो बहुत ओवर एजुकेटेड था, फैमिली बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। अब उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा था कि यार मैं वो मुझे नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो, तुम उनको समझो, वो नहीं समझे। तुमने ब्रिज के ऊपर से उस वाली दुनिया को देख लिया है, ये ब्रिज के ऊपर चढ़ना नहीं जानते बेसिकली है। तो तुम्हारे पास ब्रिज पे जब तुमने चढ़ना सीखा है तो उतरना भी सीख के आके मिल के फिर तुम चले जाओ अपनी दुनिया में। एक सर्टेन टाइम है जिसके बीच में आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ वो डिस्कशन करें, उनको जज ना करें। हमारा मसला ये होता है कि हम लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं यार ये मेरे मिजाज का नहीं है। एंड वी ह्यूमन आर नॉट बोर्न फॉर द अलोन प्लेनेट। हमें दुनिया में लोगों के साथ रहना पड़ता है और कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है हमें। हमारी पर्सनालिटीज़ में मतलब क्या कहते हैं कि वो आते हैं। अब ये हमारे स्किल्स हैं ना, अगर आप समझ चुके हैं ना तो ये आपके स्किल्स हैं। मैं समझ चुकी हूँ और मैं इन चीज़ों को अपने अंदर ढूंढने की भी कोशिश कर रही हूँ प्रोग्राम के दौरान। ये जो कह रहे हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मुझ में भी हैं और मैं जज तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हूँ चीज़ों को लेकर। तो शायद आपको एक्सपीरियंस भी थोड़े प्रोटेक्टिव बना देते, तो मैं थोड़ी इंसानों से ना दूर हट गई हूँ, जो कि मुझे बहुत तकलीफ दे में मुझे अमल लगता है कि मैं क्यों दूर हट गई हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम अकेले नहीं रह सकते। तो इस चीज़ ने भी थोड़ा सा ट्रिगर किया हुआ है। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक और चीज़ है हमारे यहाँ और आपकी क्लिनिक में, मैं सोचती हूँ कि हम सबको आना चाहिए, आप जैसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए इस दौर में, जबकि हम औरतों को खासकर, क्योंकि हमें बच्चे संभालने होते हैं, हमें मेंटली खुद रिलैक्स होना होता है और हम हो नहीं पाते। सर हमें थोड़ा घर का भी प्रेशर तो होता है ना, एकदम घर में जिस घर में घुसते हैं उसमें उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो जाती कि एक बंदा 20 बंदों को समझे पहले, ऐसा ही है। और हर पर्सनैलिटी के थ्रू उसी के थ्रू जाए। मतलब अगर मेरा ससुर है तो मुझे ससुर को समझना चाहिए और उसके मिजाज की बोलना चाहिए, उसकी मिजाज, जो कि मेरी ट्रेनिंग नहीं है बेसिकली। तो ये है। लेकिन हम एक और चीज़ हमारे यहाँ मुश्किलात आ गई है, एक्सेप्टेंस। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। मैं ना अपना एज एक्सेप्ट करूँगी, अपनी ना अपनी शक्ल एक्सेप्ट करूँगी, ना अगर मैं मोटी हूँ मैं हूँ, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँगी, मैं उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं अपने कपड़ों को, अपने जूतों को, अपनी जो मेरा दिमाग बेसिकली जैसे मैं रहना चाहती हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है मेरे माइंड के लिए। क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो ये टेक्निक आती है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। द वे यू आर बोर्न, द वे यू आर, यू आर परफेक्टली ओके। आप जिस तरीके के हैं, अल्लाह ने जैसे आपको बनाया हुआ है, हाँ ये और अलग बात है कि आपने खुद को ख़राब किया हुआ, उसको सही करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप जैसे अल्लाह ने आपको पैदा किया, बेहतरीन पैदा हुए। एंड यू आर द पर्सन इज़ अलोन इन दिस प्लानट, क्योंकि दूसरा आप जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। जो अब हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। अब जब हम बनने की पूरी कोशिश कर जाते हैं तो वैसा बन के दिखते नहीं हैं, फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है, अब मैं और क्या करूं। तो एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं है कि जैसे हम लोग डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे हम दुनिया में आए हैं तो हमारा कोई मकसद है। हम किसी प्रॉब्लम ये होती है कि एक बंदे के लिए अल्लाह पाक ने किसी को बनाया होता है कि आप इसकी लाइफ चेंज करोगे, किसी को पूरे मास के लिए बनाया हुआ, आप यहाँ पे चेंज। अब एक बंदे को चेंज या 10 बंदों को चेंज वाला ये सोचता है यार मैं बेकार हूँ, मुझे तो नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए था, वहाँ पे होना चाहिए था। नहीं, आपकी यही कैपेसिटी थी, आपको इसी एरिया को कवर करना था, आपको इसी एरिया के लिए बनाया गया यहाँ पे। अब एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ पे सबसे पहले जैसे, अब हमने एंगर के हमारे पास एक टेक्निक है, EFT कहते हैं हम लोग उसको। उसमें सबसे पहले तो जो इशू है उसको एक्सेप्ट करें, इसके बाद नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू उसके ऊपर। अब एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं होती चीज़ों की, तो इस वजह से हम लोग जब इस चीज़ को बात को मानेंगे नहीं तो उसका हल कैसे होगा हमारे पास। अब रिलैक्सली अगर हम इसको ले के जाएँ, जो कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अब सबसे बड़ी पता है मसला क्या है, ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ा, अब हमारा ब्रेन स्क्रॉलिंग पे काम कर रहा है, पूरा स्क्रॉलिंग पे काम कर रहा होता है, हम टिकते नहीं हैं, हमारा वो जो फोकस स्पेंड था वो भी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। अब उससे भी ज़्यादा कम हो के वो शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोज़ आ रही हैं। अब आप कभी कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बात करते करते आपकी बात उड़ जाती है दिमाग से। मैं तो हो, हाँ अक्सर ऐसा होता है। ऐसा अब वो क्यों होता है? क्योंकि वो थॉट हमारा रुकता नहीं है। वो क्यों, इतने ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा ना कि किसी बंदे को, अगर वो सबसे ज़्यादा, अगर किसी बंदे को देखना हो तो आप ये देखिएगा कि उसका मोबाइल यूज़ कितना है और कौन से उस पर जहाँ पे स्क्रॉलिंग ज़्यादा हो रही है। आपको कभी भी उसके साथ 15-20 मिनट में आप उसको एक बात नहीं सुनेंगी।
आप बात की बात करें, मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, अगर आप उनको कुछ लेने के लिए भेज दें, वो आधे रास्ते में भूल जाते हैं हाँ, कि हमें क्या लेने जाना तो था। 1 मिनट के बाद उनका टाइम ख़त्म हो जाता है या 2 मिनट के बाद, जो जिस तरीके की उनकी नेचर ऑफ व्यूइंग है, तो वो उसी हिसाब से वो जो देख रहे होते हैं ना, तो उनका थॉट पैटर्न वहीं तक की उसी फोकस टाइमिंग तक उसी महदूद टाइमिंग रहता है। तक की फोकस होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बात को ले। और दूसरा, वो ऐसी फिक्शनल दुनिया में रह रहे हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब वहाँ से यहाँ इस डायमेंशन में आते हैं जहाँ पे रियल लोग लेते हैं, तो उनको अजीब सा लगता है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी चीज़ ही नहीं है, उसको कोई लगता ही नहीं, यहाँ पे लग्जरी नहीं है, वहाँ पे कोई ड्रामेटिकल फॉर्मेशन नहीं बनाया हुआ है कुछ भी। और वहाँ पे तो वो वहाँ के हीरो बने हुए होते हैं या हीरोइन बनी हुई होती है, वहाँ पे जो एक इनका फैंटेसी है। बड़ी वो क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, वो जो मशवरे देते हैं, एडवाइज़र बने हुए होते हैं। वो जो कहते हैं ना कि माँ बाप जिनको बात करने के लिए कहते हैं बेटा ज़रा बाहर जाना। सोशल मीडिया बड़ा फिलोसोफर है, बहुत ज़्यादा फिलोसोफर। और बात मतलब ऐसे कर रहे होते हैं, बोलना नहीं चाहिए, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी जिस पे ये बात करनी होती है। और चूँकि अब मेरे पास अथॉरिटी, आई एम सर्टिफाइड, तो मैं एडवाइस दे सकता हूँ। अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने सर्कल में बैठा होता ना, मेरी बात मुझी को समझाई जा रही होती है ना, मैंने उनको ये कहा लेक्चरार को लेक्चर ना दिया करें। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपका जो है ना, आपकी बात आपको समझाई, मतलब आप जो कह रहे होते हैं उसको बेसिकली असल में हम सब ना, मैं भी इस चीज़ में मैं भी शामिल हूँ। जब कोई डिस्कशन होती है, लेकिन मैं ये है कि मैं जल्दी समझ के ना चुप हो जाती हूँ कि भाई मैं क्यों, उसकी फील्ड है। अब इसमें जब हमारी खालाएँ वगैरह डिस्कशन करते हैं, तो मैं ये करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी बातों को ज़्यादा दानिशवरी से, जैसे दानिशमंदी से ज़्यादा पेश करूँ, ताकि मैं थोड़ी सी हाई लगूँ, मेंटली मैं थोड़ी सी हाई लगूँ कि भाई मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ। तो ये हम चीज़ों का, ये हम लोगों की थोड़ा सा नुकसान है। सर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो आजकल खासकर ये बात लड़कियों में मैं कहती हूँ, अब लड़कों में भी आ गया, ऐसे नहीं है कि बात लड़कों में नहीं है, आजकल लड़के भी इस चीज़ में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं कभी कभी कहती हूँ कि प्रोडक्ट वालों ने हमें तो पकड़ लिया, अब दूसरों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम अपनी फेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, कितना बड़ा नुकसान होता है हमारे लिए कि हमारी लड़कियाँ फेस को नहीं एक्सेप्ट कर रही होती हैं, और ख़ासकर अपना जो प्रेजेंस है उसको नहीं एक्सेप्ट कर रही होती, अपने माँ बाप को भी। अच्छा, इस सूरत में हम अपने माहौल को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी हमें जहनी मरीज़ बना देते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है ना ब्यूटी को, हमारे वो जो लाइफस्टाइल को, ये सारी चीज़ें। अब हम उस चीज़ में बिलोंग नहीं करते, तो हमें लगता है कि हम ये हैं ही नहीं दुनिया। तो मतलब हमें जो दिख रहा है, जो हम अपने आप को सोच रहे हैं, उसमें तो हम फिट नहीं हो पा रहे वहाँ पे। तो इस वजह से उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही होती कि ये एक ऐसे घर में मैं रह रहा हूँ, भाई लाइफ तो लग्जरी होनी चाहिए, वो आपके पास पीछे गार्ड घूमने होने चाहिए, आपको बहुत बड़ा महल होना चाहिए, या फिर ब्यूटी मींस कि वो जो मॉडल फीचर्स होते हैं वही चीज़ें हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट इस वजह से ही नहीं कर रहे होते। और ये उनके साथ केसेस होते हैं जो ज़्यादातर अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने की कोशिश करते होते हैं, या जो उनका पब्लिक वो चाह रहे होते हैं कि हम हाईलाइट रहें। ज़्यादातर प्रॉब्लम उन्हीं की हो रही होती है कि ये वाले फीचर्स जो हैं यही एक्सेप्टेबल हैं, यही मार्केट में चलते हैं, ये एज लिमिट होनी चाहिए। में हो रहे हैं सर। हाँ, अभी पाकिस्तान का अल्लाह शुक्र है, आगे जाके ये होगा, लेकिन पाकिस्तान का शुक्र ये है कि यहाँ पे अभी वो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, जैसे ब्यूटी, प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, और ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो हमारी रेंज से बाहर है। नहीं तो आगे जाके ये, जैसे यूरोप में ये चीज़ आम हो चुकी है और चेहरे ख़राब हो चुके हैं। हम अगर बॉलीवुड में देखें, हॉलीवुड में देखें, हम तो फिल्में देखते हैं, हम तो फिल्मों में चेहरे ज़्यादा गौर से देखते हैं, चेहरे ख़राब हो चुके हैं। ये आएगी हमारे पास, जब आएगी हमारे पास ये चीज़, तो हम बड़े शान से, जैसे कि हम लोग 250 रुपये वाली क्रीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वाइटनिंग के लिए, उसी तरह हम ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने फीचर्स बदलने के लिए। अच्छा, आगे जाके ये बात करेंगे कि हमें कब और कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं और हमें इमीडिएट जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास या किसी साइकाइट्रिस्ट के पास या किसी ट्रेनर के पास। ये उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, गुली चालू का कसानी ब्रेक, किसी पता साड़ी में मैं कौन बेटा। बशत की गोली चालू का ब्रेक एंड जी सारिया
मैंने एक सवाल ही को, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम स्क्रॉल माइंड हो चुके हैं, ये सवाल ही मेरे दिमाग से निकल गया। हम लोग इतने अच्छा, हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो जो मैं सवाल लास्ट में पूछ के गई थी आपसे कि इस बारे में बात करेंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस तो हो गया, लेकिन चलो वो सवाल मेरे दिमाग में आ गया जब मैं पूछूंगी। लेकिन एक और मसला है कि हमारे फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। हम सेपरेट रहना शुरू कर रहे हैं। हाँ। सेपरेट रह के भी हम लोग लड़ रहे हैं, जैसे कि मियाँ बीवी, अलहदगी होती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ बाप के साथ भी लड़ाई हमारी जारी है। एक घर में जहाँ पे पहले 20 लोग रहा करते थे, अब 2 लोगों का रहना मुश्किल है। बच्चे आपस में मेल जोल नहीं करी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है हमारे माशरे में? हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, और दूसरा हम लेट गो नहीं कर रहे चीज़ों को कि चलो जाने दो, ये नहीं है। अब हम लोग सारे अपने अपने राइट्स के ऊपर, मैं ठीक हूँ के ऊपर चल रहे हैं। अब हमारी ईगो बड़ी हाइटन हो चुकी है। अच्छा, ये है कि मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी कल ही मैं एक वो देख रहा था कि कोई एक कोट मेरी आंखों के सामने से गुजरा, वो कह रहे कि जब आपकी ज़िंदगी से कोई निकल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी से बुरा बंदा गया है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी से आप बुरे बंदे थे, आप निकल गए उनकी ज़िंदगी से। हम तो अपने आप को सालिहीन में से समझते हैं कि हम ही ठीक है, बाकी जो हमारी ज़िंदगी से वो गया तो वो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं कहता हूँ आप ये क्यों सोचते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है या समथिंग, इसने वैसे साथ बुरा किया। अल्लाह उसका भी है, वो भी रात को आपकी शिकायत कर सकता है अल्लाह से। आप कहते हैं, अब अपने पहले आप देखें, थोड़ा सा मुआवजा करें कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई यहाँ पे। अब हम लोग चूँकि आ रहे होते हैं तो हम लोग वन साइडेड नहीं सुनते ना, थोड़ा सा दूसरे बंदे को भी सुनना पड़ता है। जब मैरिज काउंसलिंग हमारी जब चल रही होती है तो वहाँ पे अब एक बंदा आता है, उसके अगर व्यूज़ सुनते हैं, मैं कहा नहीं बीवी ख़राब होगी। वहाँ पे जब बीवी के आते हैं तो वहाँ पता चलता है कि भाई मियाँ भी कुछ कम नहीं है। हाँ, ठीक है, तो वो दोनों को बिठा के जब पता चलता है कि भाई कोई एक चीज़ की क्लैशेस है, कि वो है डोमिनेशन। अब मियाँ कहता है कि मैं क्योंकि हेड ऑफ द हाउस हूँ, मेरी चलनी चाहिए। जो फीमेल होती है वो कहती नहीं, हमारे घर में तो ये वाला सिस्टम नहीं था, अम्मा की चलती थी तो मैं चलाऊंगी यहाँ पे। तो उसमें इन्होंने मतलब मोहब्बत को बिल्कुल साइड छोड़ के उन्होंने बस एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करने के ऊपर अपने रिलेशंस ख़राब किए होते हैं। और इसी तरीके से आज की फैमिलीज़ में जो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आई एम राइट, ये गलत है, इनकी ये चीज़ें सही नहीं है, उनकी ये चीज़ें सही नहीं है। इसे पहले ऐसा था हमारे पास, यही वाली बात है एक्सेप्टेंस थी कि भाई नेचर ऑफ अ पर्सन है। हम लोगों को आजकल हम समझते नहीं है लोगों को, और बस समझाने लग जाते हैं यहाँ पे। तो हमें समझना चाहिए पहले। तो मैं कहता हूँ ह्यूमन कैपेसिटी है लोगों को समझने की, और अगर बंदे समझ में आ जाए ना, रहना समझ में आ जाता है। और एक चीज़ तो मैंने आपको ये जो पहले मैं कही, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, पर्सनल एक्सपीरियंस से इंसान बोलता है कि हम अपने मसले उनको बता रहे होते हैं जो हल करने के लिए कैपेबल नहीं होते। एग्जैक्टली। जिनकी मेंटेलिटी इतनी नहीं होती कि वो हमारे मसले हल कर सके, बल्कि वो और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो हसासपन हमारे रिश्तों में डाल देते हैं। वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो हमें सिखा रहे होते हैं कि भाई इस तरह तो तुम गलत हो, इस तरह तो तुम्हें और ज़्यादा, असल में वो हमें और ज़्यादा ईगोइस्टिक बना देते हैं, ईगो सिखा रहे होते हैं। वाइडर पिक्चर नहीं देखते हम लोग जी, कि ये मतलब तो मेरे हम, ख्याल से सबसे बड़ा हमारा बड़ी गलती है कि हम उस शख्स से शेयर कर रहे होते हैं। और दूसरा हम लोग मतलब कभी भी कोई भी बात करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो सोचते ही नहीं कि इसके ये भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। हमें तो लगता है कि हमने एक मैप बनाया हुआ दिमाग में, मैं ऐसा बोलूँगा मुझे ऐसा रिएक्शन मिले। कभी कभी रिएक्शन बिल्कुल उल्टा आ जाता है जो आपके वहाँ पे नहीं होता। हम सोचते नहीं है, हम क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हम लोग बड़ी रिएक्टिव कॉम है रादर देन रिस्पॉन्डेड। बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हमको 5 मिनट का, अगर आपने जिसी भी कोई भी वक्त अगर ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग विद मी इन एंगर वे, और उसी वक्त अगर मैंने 5 मिनट का अगर अपने आप को गैप दे दिया ना, आपकी बात जो नामुमकिन है ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो ऐसा कहते हैं ये इसने ये बोला, ये धमाकेदार इसके पास फीडबैक आ रहा है मेरे पास। अच्छा, मैं कभी कभी अगर बोलती नहीं हूँ, आजकल बहुत गंदी हो गई हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मुझे में कंट्रोल खो गया है जो कि मुझे करना है, लेकिन मैं कभी कभी जब बोलती नहीं हूँ तो घर आके सोचा है मैंने ये क्यों नहीं बोला, ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, वो चीज़ें मैं घर आके सोचने लगती हूँ, और ये मेरा गुस्सा बढ़ा देती है ये चीज़ें। अच्छा सर, मैंने मुझे सवाल याद आ गया बेसिकली, हमें कब पता चलेगा कि हमें इमीडिएट जो है किसी
ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए जो हमें मेंटली थोड़ा सा हमारी ट्रीटमेंट कर सके? हमें कब पता चलेगा कि हमें अभी जाने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है? देखिए, आपकी डेली लाइफ रूटीन जब डिस्टर्ब होने लगे, आप ना मतलब सही खा पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना कोई काम में आपका दिल लग रहा है, ना ही आप कोई कम, और आपको हर वक्त बेचैनी बेचैनी रह रही है, और आपको ये भी लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। नाउ यू हैव टू सीक द राइट पर्सन। अब भी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा डिले करते हैं। हम लोग ऐसे कहते हैं कि एक मसला आ गया और मुझे पता है कि ये कहाँ से, और डेफिनेटली मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, जिनको जो इश्यूज़ होते हैं उनको उनके पता भी होते हैं कि इनके सोल्यूशन कहाँ पे हैं, और वो वहाँ पे सीख भी कर सकते हैं। पर क्यों कि वो सीख नहीं करते, उनको पता है कि नहीं यार पता नहीं क्यों मैं ठीक हो जाएगा, हम सप्रेस करते हैं उस थॉट को, और 8 दिन 10 दिन 15 दिन निकलते हैं, लेकिन वो अपने काम कॉन्स्टेंटली कर रहा है, क्योंकि आप दिन में एक मरतबा उस इशू को चेक इन बैलेंस करने ज़रूर जाते हैं। अच्छा, या तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि जो मरीज़ होते हैं, जो अपने आप को, अगर कल मतलब आज थेरेपी करके गए हुए हैं कल, तो कल बैठ के सोचते हैं, देखता हूँ आज वो थॉट आती है नहीं आती, तो वो थॉट आएगी डेफिनेटली, आप बुला रहे हो उसको, आप उसको सोच रहे हो, आप उसको बुला रहे हो, वो सोच आएगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी और बॉडी वैसे रिएक्ट करना चाहेंगी, और फिर आके सर आपकी थेरेपी ने काम नहीं किया हमारे ऊपर। मैंने कहा, मैंने लेट गो करने का मैंने आपको कहा था, वो सारी चीज़ें। और दूसरा, हम ट्रेन करते हैं और ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, वो चाह रहे हैं आज ही आए आज ही ठीक हो जाए, नहीं, आपने ये एक तो हमारी जर्नी, बीमारियों का भी यही हाँ, अलमिया है कि हम चाहते और हैं आज ही ठीक हो जाए। इसी वजह से वो ज़्यादा अब मतलब ख़राब हुए। लेकिन आपको क्वेश्चन के ऊपर मैं वापस आऊँगा, ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है पूरी, उस एक चीज़ की वजह से, पर्सनल लाइफ, जैसे पर्सनल लाइफ खाना, डिस्टर्ब हो रही है, पीना, और आपकी सोना, फैमिली को भी उस मतलब क्या कहते हैं आप इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके बिहेवियर डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। change हो रहा है। अब या तो एंगर में चले जाएंगे, या सैडनेस में चले जाएंगे, या आइसोलेटेड हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई इशू आपको ऐसा आएगा जो आपकी बेसिकली मेरे ख्याल से आइसोलेटेड होना ज़्यादा ख़तरनाक है इन सब चीज़ों से। आइसोलेशन में आपको ये हो सकता है कि क्योंकि अब जब सैडनेस में होते हैं ना, तो फिर हमारे जो थॉट्स हैं वो ज़्यादातर सुसाइडल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये मतलब यहाँ पे ले जाए, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, अब मैं फ़ायदा नहीं है कोई, बेसिकली वो खतरनाक वो मरहला ख़त्म हो है जब जाएगा। आप अकेले बैठना स्टार्ट कर देते हैं और दुनिया से दूर होने लगते हैं। ये वो चीज़ें जो हम पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा, जो अकेलापन है, जब इंसान ये महसूस करे कि मुझे अब अकेला बैठना चाहिए, मेरे ख्याल से घर वालों को भी उस पर गौर करना चाहिए कि बिल्कुल। बंदा जो है अकेले अकेले बैठ रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा वो थॉट जो है वो भारी होने लगते हैं। और दूसरा, अब अनफॉर्चुनेटली अब मैं अपने इलाके लियारी की बात करूँगा, वहाँ पे ऐसा होता है, हम इन चीज़ों को बिल्कुल गौर ही नहीं करते, हम बंदे को गौर ही नहीं करते, हर एक को अपनी अपनी सुनानी है। यहाँ पे अगर एक बंदे का, अब जैसे मेरे घर में तो चूँकि मैं हूँ तो मैं बहुत बारीकी से देख रहा होता हूँ, ज़रा सा किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, मैं कहता हूँ कि इसने ऐसा एक्ट किया है, ज़रा से पूछो कि ये क्या बात हुई। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ मेरी सिस्टर फ्राइडे वाले दिन आ रही होती हैं, अगर मैं देख रहा होता हूँ किसी एक का चेहरा ऐसा हो जाता है, तो फिर मैं उसको रूम में बुला के मैं कहता हूँ कोई मसला है, कोई बात है, आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, या उनके बच्चों को देख रहा होता हूँ कभी कि ये इनके बिहेवियर थोड़े से मिसबिहेव हो रहे हैं या कुछ। घर के बच्चों को बहुत गौर करती हूँ इस मामले में। ये करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग में वही वाली बात कहते हैं ना कि हम समझते नहीं हैं और समझाने लग जाते हैं। अब एक ही पेरेंट्स हैं जिनके 4-5 बच्चे हैं, लेकिन सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। अब हम एक ही तौर से सबको चलाना चाहते हैं कि मतलब हमारे रोबोट बन जाए, और हम एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी, और हमें बीइंग अ पेरेंट्स और मतलब बीइंग अ एल्डर हु नोज द पर्सन हाउ इट वर्क्स, तो उसको वैसे अगर हम ट्रीट करें तो बहुत अच्छे से मतलब कॉप अप हो जाता है। और मैं कहता हूँ कि क्या बोलना चाहिए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसे बोलना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है, और क्या नहीं बोलना चाहिए ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या नहीं बोलना क्या नहीं बोलना चाहिए। हम जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हैं कि मुझे ये मसला है, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी डिस्कशन होती है, आई डोंट वांट टू लिसन कि मुझे ये बोलें, ठीक है, नहीं, हाँ, हाँ, कि आप ये नहीं सुनना चाहते। तो हमें बेसिकली ट्रेन इसी वजह से इसीलिए करवाया गया है कि जो सामने बंदा आता है, हो सकता है कि आप उसको उस सब जगह से सुन के अरे अच्छा ये काम मत करो, इस कप को ऐसे रख लो, ये तो सुनते हुए आया है, अब ये इसकी चिड़ बन चुकी है। तो अब आपको ये बात करें कि क्योंकि बॉडी एक्ट जो सेंसरी होती है ना, वो आपको बता देती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि मैं कल आपसे मिलता हूँ, ठीक है, अब मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे कहें नहीं, हसन ने कहा कि कल हम आपसे मिलते हैं, लेकिन हसन ने हाथ ये किया था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे मिलने में।
तो हम उस चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं कि वो जो बता रहा है उसकी बॉडी, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड तो वो फेक नहीं कर पाता उसको, तो उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं कि इसकी बॉडी ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। तो अगर ये है तो फिर हम लोग, हमारा सबसे बड़ा मसला एक ये भी है कि जब हम पता चल जाते हैं ना, उसको बताते हैं मैं तुम्हें समझ गया, अब वो कहेगा ये मुझे जज करेगा, अब मैं पूरी दूसरी पर्सनालिटी आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम गलत समझे हो। जब आप समझ जाते हो ना, तो फिर आप उसको ऐसे तरीके से समझाओ मेटाफोरिकली, किसी और बंदे की स्टोरी इसके साथ मैच करके, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड हर चीज़ पर्सनली लेता है। अगर मैं किसी और की, अगर किसी मूवी के किरदार के बारे में अगर आपके सामने बात करूं, तो आपको ये किरदार मेरा था। तो इसी तरीके से अगर हम किसी को बात समझा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये मसला समझ में आ गया, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसको मैं बताऊंगा डिफेंसिव हो जाएगा और ये बात नहीं मानेगा, फिर इसी बंदे के सामने अच्छा मैं तुम्हें एक बंदे की बात बताता हूँ, वो बंदे, जैसे कि पहले हमारे माँ बाप हमें समझा रहे होते थे। आपको पता है एक दिन मैं कॉलेज मुझे अपनी बुराइयां बताने में शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं कर चुकी होती हूँ। क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे है ना आपको, कंस्ट्रक्टिव आप अपनी पर्सनालिटी अभी भी बनाने में लगी हुई है। जी बिल्कुल। मैं कॉलेज में थी तो मेरी दोस्तों ने कहा कि, एक दोस्त की बर्थडे थी तो दोस्तों ने कहा कि चलो हम लोग कॉलेज भंग करके जैसे हम लोग पार्क में चलते हैं, बर्थडे मनाते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने घर में झूठ बोल दिया, अब वो इजाज़त नहीं देते थे कि कॉलेज में पार्टी है तो सिविल ड्रेस में जाना है, हमें घर के कपड़ों में जाना है। तो मैं वैन में ही गई, फिर वहाँ से हम कॉलेज से निकल के पार्क में चले गए। जब मैं वहाँ से आई तो मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने कोई गलती तो कर दी, और ये गलती मैंने ये की कि मैंने अपने अब्बा से छुपवाया है। तो जैसे कि बैठी मैंने, अच्छा मेरे अब्बा थे सख्त मिजाज के, मैंने कहा अब्बा आपने कभी बचपन में झूठ बोला अपने माँ बाप से? मतलब आप जा कहीं और रहे हैं, आप निकल कहीं और गए। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि आज मैंने झूठ बोला है। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि बेटा मैं एक बार, मुझे जाना था अपने स्कूल, मैंने ना मैं सिनेमा निकल गया और मैं फिल्म देख के आ गया, मुझे बड़ा गिल्ट फील हुआ, लेकिन मैंने फिर अहद कर लिया कि मैंने अपनी माँ को ये बात नहीं बताई, लेकिन अहद कर लिया आइंदा ये नहीं करूँगा। तो जब हमें, हाँ, तो वो मुझे बेसिकली मेरी गलती समझा रहे थे और सुधार रहे थे। उसके बाद मैंने झूठ नहीं बोला सर। और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक आपके ऊपर यूज़ की है कि उन्होंने आपको गिल्ट भी फील नहीं करवाया, लेकिन अपनी बात भी उन्होंने कन्वे कर दिया आपके पास, कोई नुक्स बता के मेरे नुक्स से मैच। और इसको हम मेटाफोरिक टेक्निक कहते हैं कि आप किसी की अगर गलती सुधारना चाहते हैं या उसको कोई बात समझाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये बंदा बेइज्जत भी ना हो, गिल्ट भी फील ना हो, तो उसको समझा दें। आपको बेसिकली उसको बताना है, जैसे आपके डैड ने आपके साथ किया कि उन्होंने आपको ये बात बता दी कि ये सीन है, और आप समझ जाएंगे, उसको समझ लिया है इस बात को, तो आप उसको ये वाली टेक्निक से बहुत अच्छे तरीके से ये समझा सकती हैं। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपने उसको बताया, पता नहीं कौन सा रिएक्शन सामने से आ जाए, और फिर वो बाद में आपसे मिले भी ना। आप अगर आपके डैड उस वक्त डायरेक्ट आपको कहते हैं, हाँ, आपको अगर डायरेक्ट वो बात कहते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, और वो जो अभी आप अच्छे से इस चीज़ को वजाहत करती हैं, तो वो आपका एक थॉट ऐसा हो जाता है जो नेगेटिव हो जाता है कि यार ये उस दिन नहीं करती तो अच्छा था। हाँ, वही हुआ मेरे साथ कि नहीं करती, लेकिन वो मुझे रिलैक्स इसलिए मैं हो गई थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे अब्बा मुझे कह रहे हैं कि बेटा ये गलती मुझसे भी हुई है, लेकिन फिर आइंदा मैंने ना करने का अहद किया, फिर मैंने नहीं किया। और आप यकीन करें उसके बाद मैंने झूठ बोलना, मतलब एक बार झूठ बोल दिया, दूसरी बार मैंने कभी नहीं ये काम किया, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ मुझे गिल्ट। और पेरेंट्स का ये बहुत खूबसूरत एक रिश्ता होता है जहाँ पे आपको स्पेस देते हैं। अब देखिए आजकल ये हो नहीं रहा है, बहुत स्पेस देते हैं। मैं कहता हूँ कि बाहर के लोग तब इफ़ेक्ट करते हैं जब अंदर वाले आपकी परवाह करना छोड़ देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, पेरेंट्स कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम लोग काम पे होते हैं, अब बच्चों को टाइम नहीं देते। मैं ये कहता हूँ बच्चों को टाइम देना, क्यों उनको नहीं समझ में आता कि आप कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। उनको तो बस जो उनको चाहिए वो उनको चाहिए, आपका टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, और उनको जो चीज़ें आपसे वो उम्मीदें रखी हुई ना वो चाहिए। अब बेसिकली फिर जाके एक वक्त के बाद वो कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी इनके लिए काम किया और इनके पास वक्त नहीं है। उस वक्त आपके पास वक्त नहीं था। अच्छा, क्योंकि हमारे पास भी वक्त नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं ज़रूर करूँगी कि जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है कि दोस्त एक रखो लेकिन नेक रखो, तो गैदरिंग हमारे दिमाग पे कितना असर अंदाज हो सकता है, चाहे हम किसी भी एज में हो। और ये जो हमारा सराउंडिंग में हमारे लोग हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड है या उनका मिजाज है, वो मेरे मिजाज पे कितना अटैक कर सकते हैं? वो पूरा अटैक करता है। गैदरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इस वजह से सोच समझ के गैदरिंग करनी चाहिए। क्योंकि अब
कहते हैं ना कि एक मंकी टेक्निक्स हुई थी कि 5 बंदर ने अगर एक जैसा एक्ट किया, छठा बंदर वैसे ही एक्ट करेगा। तो हमारी गैदरिंग में अगर 5 लोग, क्योंकि फिर उस वक्त हमें अच्छा या बुरे की समझ नहीं आती ना, हमें तो मेजॉरिटी अथॉरिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गैदरिंग में हो, वहाँ पे सारे बंदे एक जैसे काम कर रहे हैं, अगर छठे ने नहीं किया तो उसको ऑकवर्डनेस फील हो जाएगी। अब वो चाह भी रहा है कि यार इनके साथ मैं मर्ज हो जाऊँगा, ये काम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करूँगा तो मैं सही नहीं लगूंगा इनके पास। तो उस बेसिस पे हम लोग उनके साथ वही रिएक्शन हमारे हो जाते हैं जो उनके रिएक्शन, क्योंकि हमें रैपो भी मैच करना होता है फ्रेंड्स के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कॉर्नर कर दे, इस वजह से भी हम लोग डर रहे होते हैं कॉर्नर बेसिकली महफिल में रहने के लिए हमें ढलना पड़ता है। तो अब हमारे पास एक कॉन्शियस एक्ट ये हो सकता है कि हमें तैयार होके जाना चाहिए, भाई उनके नेगेटिव रिसीव नहीं करना है, एक एक्ट करके आ जाना है, क्योंकि इनके बगैर हम रह भी नहीं सकते। तो पहले से ही अगर हम अपना वो जो चौकीदार जो हम डिस्कशन में कर रहे थे, वो चौकीदार अगर हमारा एक्टिव होगा ना, तो वो हम हिप्नोटिकली उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो भी इनके एक्ट है, तो हमारी पर्सनालिटी वैसे डेवलप नहीं होगी। अब हम क्योंकि नीड ऑफ अ टाइम है, तो उन दोस्तों के साथ चिल तो करना पड़ता है ना थोड़ा सा, लेकिन हाँ उनके जो मैसेजेस हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो रिसीव ना करें। और मैं तो कहती हूँ कि हम औरतों को खासकर माशरे में संभल के चलना चाहिए, क्योंकि हम मेंटली बहुत ज़्यादा इल हो गए हैं, और हमें अगर कोई काउंसलिंग के लिए मिलता है हम उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे, मेरी घर की औरतों को, मेरे मोहल्ले की औरतों को बहुत ज़रूरत है कि कोई दिमागी तौर पे उनको समझाए कि उनको रिलैक्स कैसे रहना है, क्योंकि हम लोग रिलैक्स नहीं रह पाते, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसका मतलब है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ जाना नहीं है। सर टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एक मुख्तसर सा मैसेज आपसे चाहूँगी कि आप मुझे और देखने वालों को हमारे दें। मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को मेंटली ट्रेन करें, और ये ट्रेन हो सकता है। अगर आपको कोई चीज़ इरिटेट करती है, या आपके दिमाग में कोई चीज़ ऐसी है, या आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो ये सीखने वाली चीज़ें। पुराने सॉफ्टवेयर जो आपके माइंड में हैं उसको अनइंस्टॉल करें, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाएं। हम आपको इंस्टॉल करके देंगे नए सॉफ्टवेयर जो आप चाहते हैं, जैसे पर्सनालिटी आप चाहते हैं, तो वो इंस्टॉल करके आपके माइंड के अंदर, ताकि वो आपके डीएनए तक वो बात पहुंचे और आप वैसे ही एक्ट करें जैसा आप चाहते हैं। और वो बुरी बातें जो आपके दिमाग में होती हैं उनको ख़त्म करके उनकी जगह अच्छी बातें लगाएं, ताकि आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और ये पॉसिबल है। ये जो सोच है उनको चेंज करके नई सोच हम रिवायर कर सकते हैं ब्रेन को, जिसमें हम अपने आप को और ज़्यादा बेहतरी की तरफ ले। और ये अच्छी बात है। और हम बेसिकली इससे क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर जो है ब्रेन एम्पावरमेंट और ब्रेन ट्रेनिंग के ऊपर है, तो हम माइंड ट्रेनिंग के साथ इनको नई सोच दे सकते हैं, जिसमें वो अपने आप को नए नज़रिए से अपने आप को देखें, तो वो बेहतरीन कारआमद साबित होती हैं ज़िंदगी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, और इस दौर में बहुत ज़रूरी है, ना कि औरतों के लिए बड़े मर्दों के लिए भी, और बच्चों के लिए भी। जो हमारे बच्चे, हम कोई कहते हैं ना टीनेज हो गए तो सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे बहन, कभी नहीं सुधरेंगे। इनको सीधा रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गोली चारू का उम्मीद करना कि आमा मकसद अच्छी कि आमा मोल मुरादा अच्छी मैं प्रोग्राम को तश हमारे प्रोग्राम दोस्त भी नहीं माना वैसे महल कबलो चला देता इजाज़त फती ख्याल मान पटे ख्याल अल्लाह मायर विक्रेता मैं नेम गंची अल्लाह में आ रहे।